हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुग्रैबर। और आज हम लेकर आए हैं ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन की गाइडलाइंस, जो अभी 7 जून से दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन एग्ज़ामिनेशन शुरू हो चुके हैं। और ओपन एग्ज़ामिनेशन की गाइडलाइंस को लेकर काफ़ी सारे बच्चों में बहुत सारी कन्फ्यूजन देखी है मैंने, बिकॉज़ मैंने भी ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन दिए हुए हैं। तो मुझे भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती थी, क्या कैसे करना है, कौन सी डिटेल्स फिल करनी है, अगर आंसर अपलोड नहीं होता है तो कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो आज मैंने आप सबके लिए ये वीडियो लाने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को भी अपने एग्ज़ामिनेशन में होने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं उन सब के आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, बिकॉज हो सकता है उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत करना, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपका एक भी स्टेप मिस ना हो, क्योंकि मैंने स्टेप वाइज एक एक करके पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर देने की कोशिश करी और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखने का कोशिश किया है ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द और अच्छे से समझ आ जाए और आप कोई भी गलती एग्जामिनेशन में ना करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूजिंग द DU पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए एक पोर्टल दिया जाता है, उस पोर्टल के थ्रू ही आपको सारा का सारा प्रोसेस आगे का एग्जामिनेशन के लिए करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की, वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू DU पोर्टल। आपको जो DU पोर्टल देता है उसमें आपको एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो आपकी एग्जामिनेशन के रोल नंबर और एक पासवर्ड जनरेट करते हो आप, उसके थ्रू होता है। तो प्लीज़ एग्जामिनेशन से पहले आप उस पोर्टल को ज़रूर ऑन करके अपना ID एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेना, बिकॉज उसी के थ्रू आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा और आपकी आंसर शीट भी वहाँ पर सबमिट होगी। उस पोर्टल का लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अगर आपने वहाँ पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा तो आप उस लिंक के थ्रू DU पोर्टल पे जाकर अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। उसके बाद स्टेप 2 की बात करते हैं। रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल एट लीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ देयर एग्जामिनेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है आपका जो एग्जामिनेशन टाइम लिखा हुआ है आपको बिल्कुल उसी टाइम पर स्टार्ट करना है, उससे पहले आपको पोर्टल खोल लेना है एटलीस्ट 30 मिनट्स, इसलिए ताकि आपको कोई भी नेटवर्क इशू हो तो वो ना हो, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों का नेटवर्क इशू होता है और कई बार जो साइट होती है वो हैंग भी कर जाती है, बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है साइट पे, जिसकी वजह से साइट जो है ओपन नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पर पहले से ही गाइडलाइंस में लिख दिया गया है कि आपको 30 मिनट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ देयर एग्जामिनेशन आपको जो है पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। जो भी आपने अपने रजिस्ट्रेशन से ID और पासवर्ड बनाई होगी उससे आपका पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जो हम बात करते हैं स्टेप 3 की, total duration of the examination shall be of 4 hours for the students except दिव्यांग। जो कि आपका एग्जामिनेशन का राइटिंग का टाइम है वो 3 आवर्स है, प्लस 1 आवर जो आपको एक्स्ट्रा दिया गया है वो आपकी आंसर अपलोडिंग के लिए है। बिकॉज आजकल नेट की वजह से काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी बच्चे जो PDF होते हैं वो भी लेट बना पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 आवर आपको अपलोडिंग के लिए दिया गया है। और 3 आवर जो है आपकी एज़ यूजुअल जैसे आपका पहले रिटर्न में एग्जामिनेशन होता था कॉलेज में फिजिकल मोड के थ्रू, वैसे ही आपको 3 आवर लिखना है आंसर और 1 आवर जो है आपको दिया जाएगा उसको अपलोडिंग के लिए और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है दिव्यांग लोगों के लिए जो कि PWD कैटेगरी के आते हैं। उनके लिए थोड़े से अलग क्राइटेरिया है, उनको जो टाइमिंग दी गई है वो आप लोगों से ज़्यादा दी गई है। ठीक है, उनका जो आर है वो 6 आवर है, दैट मीन्स 4 आवर उनका राइटिंग का है और बाकी का जो 2 आवर है वो उनका अपलोडिंग का है। तो उनके लिए है वो सिर्फ एडवांटेज या फिर जो भी प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल कंडीशन। आप लोगों के लिए सिर्फ 4 आवर है, 3 घंटे आपको पेपर लिखना है और 1 घंटा आपको अपलोडिंग के लिए दिया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द A4 साइज वाइट पेपर इन वन हैंड राइटिंग, रूल्ड और प्लेन। ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूजन मैंने बच्चों के बीच में देखी है, और जब मैंने अपना फर्स्ट एग्जामिनेशन दिया था OBE तब मुझे भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई थी कि किस तरीके की शीट्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो शीट्स के लिए मैं आपको पहले बता दूँ कि गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ है कि आप A4 साइज़ की किसी भी शीट को यूज़ कर सकते हो, या तो वो प्लेन हो या फिर रूल्ड हो। रूल्ड होती है लाइन वाली, तो बच्चों को ये काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है कि लाइन वाली लें, रूल लें या फिर प्लेन लें, कैसी लें। तो आपका चॉइस है वो, आप कैसा भी यूज़ कर सकते हो, आप प्लेन भी
भी यूज़ कर सकते हो और रूल्ड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको आंसर राइटिंग लिखने में कंफर्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग, बट साइज़ उसका A4 साइज़ ही होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी ये गाइडलाइंस मैं आपको दे रही हूँ ये DU की ऑफिशियल साइट से ली हुई हैं, तो यहाँ पर कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन मैं आपको नहीं दूंगी। ये सारा का सारा गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट है। ओके, सो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है स्टेप 5 की। स्टेप 5 क्या है यहाँ पर? अपलोड द आंसर्स सेपरेटली, साइज ऑफ ईच फाइल शुड नॉट एक्सीड 7 MB। M का यहाँ पर MB है, सॉरी यहाँ पर एक B रह गया है, B, बट ये जो है आपका 7 MB है। तो ऐसी कन्फ्यूज़न या ऐसी वाली दिक्कत मैंने काफ़ी सारे बच्चों में देखी है, उनका जो है आंसर अपलोड नहीं होता है बिकॉज उनका जो PDF का फाइल होता है वो 7 MB को एक्सीड कर देता है। अब उन बच्चों के लिए मैं एक सोल्यूशन बता देती हूँ, जिन बच्चों का अगर फाइल PDF बनाने में उनका 7 MB इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप उसको गूगल पे जाके सिंपली कंप्रेस्ड फाइल भी कर सकते हो। और उससे भी अच्छा तरीका है कि आप पहले से ही किसी ऐसे PDF डाउनलोडर को डाउनलोड करके रखें जिसमें जो फाइल का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा ना बने। एक एग्जांपल उसका कैम स्कैनर है, एडोब स्कैनर है, तो काफ़ी सारे स्कैनर ऐसे आते हैं जिसमें ज़्यादा बड़ी साइज़ की फ़ाइल आपकी नहीं बनती और क्वालिटी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है वहाँ पर आपको। ठीक है, उसके बाद हम जो स्टेप 6 की बात करेंगे, आंसर शीट सबमिशन। अब आंसर शीट सबमिशन आपको कैसे करना है? आंसर शीट सबमिशन आपको पोर्टल पर ही करना है। पोर्टल पर क्वेश्चन वाइज आपको हर क्वेश्चन के आगे एक आंसर अपलोडिंग का ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। और आंसर सबमिशन के बाद जब आप सारे आंसर्स को वहाँ पर अपलोड कर दोगे और नीचे जो अपलोड का बटन आता है उस पर क्लिक कर दोगे, तो आपके पास कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल भी आ जाएगी। तो प्लीज़ आप उस ईमेल को चेक ज़रूर करना है कि आपको ईमेल आया है या नहीं। वो कंफर्मेशन के लिए होता है कि आपकी जो आंसर शीट है वो सबमिट हो चुकी है। और जो आंसर है यहाँ पर आपको एक सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो कॉन्टीन्यूसली आंसर लिखते जाते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए एक आंसर आपने कंप्लीट किया 3.5 पेजेस में, और जो सेकंड आंसर है आपने उस हाफ पेज से ही स्टार्ट कर दिया लिखना। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बिकॉज गाइडलाइंस में ऐसा साफ लिखा हुआ है कि आपको हर आंसर सेपरेट शीट पर लिखना है। ठीक है, अगर आपका आंसर 1 चाहे 3.5 शीट में आए या फिर 4 में आए, तो आपको सेकंड आंसर वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। आपको सेकंड आंसर के लिए न्यू शीट लेनी है और न्यू शीट पे उस आंसर को अपलोड करना है। बिकॉज आंसर जो है वो एक साथ अपलोड नहीं होंगे, हर क्वेश्चन के आगे अलग अलग आपको अपलोडिंग का कॉलम दिया जाएगा, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 एंड आंसर 4। तो चारों का PDF भी आपको अलग अलग ही बनाना पड़ेगा बिकॉज मैंने बच्चों में ये कन्फ्यूजन भी देखा है कि PDF हम एक साथ बना सकते हैं क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आपको जो 1 आवर है वो एक्स्ट्रा दिया गया है बिकॉज उनको भी पता है कि एक एक क्वेश्चन को बार बार स्कैन करने में, उसका PDF बनाने में, अपलोड करने में टाइम लगता है, इसलिए जो है आपको 1 आवर यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो यहाँ पर आपको मिल जाता है वो है 3+1 आवर फॉर ऑल स्टूडेंट्स। फॉर ऑल स्टूडेंट्स में यहाँ पर PWD यानी कि दिव्यांग कैटेगरी को नहीं शामिल किया गया है। बाकी जितने भी स्टूडेंट बचते हैं उनके लिए जो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 3+1 आवर्स। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 3 जो घंटे हैं यहाँ पर वो आंसर राइटिंग के लिए हैं और जो 1 आवर है वो आपको PDF अपलोड करने के लिए दिया गया है। और क्वेश्चन पेपर आप जैसे ही पोर्टल पे लॉगिन करोगे आपको टाइमिंग चलती हुई दिख जाएगी। अगर आप टाइम से पहले जब लॉगिन कर लोगे तो वहाँ पर आपको एक टाइमिंग दिखेगी ऊपर कि क्वेश्चन आने में कितना टाइम बचा है। जैसे ही वो टाइमर आपका कंप्लीट हो जाएगा आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और इन केस आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता है तो आपके पास एक नोडल ऑफिसर का आपको आपके कॉलेज की तरफ से नोटिस में कोई ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, आप उस पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो थ्रू ईमेल या फिर व्हाट्सएप जैसे भी हैं वो आपको आपका क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे। बट ये ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता है तो यहाँ पर जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, आपको आंसर राइटिंग शुरू कर देनी है 3 घंटे तक। उसके बाद 1 घंटा जो है वो आपका अपलोडिंग का आपको आंसर के लिए मिलेगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान ज़रूर रखिएगा कि बिकॉज ओपन बुक एग्जामिनेशन है, बच्चे दूसरी बुक में से देखने के चक्कर में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका आंसर है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता है और टाइम से PDF नहीं बन पाता है। तो इस चीज़ का आप पहले से ही ध्यान रखें कि आपको कितना टाइम कितने क्वेश्चन लिखने में देना है। ओके,
अब यहाँ पे PWD वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, फॉर PWD स्टूडेंट्स ड्यूरेशन इज़ 4 + 2 आवर्स, दैट मीन्स 6 आवर्स। ओके, 4 आवर्स उनको यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए दिए गए हैं और 2 आवर्स उनको यहाँ पर अपलोडिंग के लिए दिए गए हैं, ठीक है। और एडिशनल 60 मिनट्स फॉर लेट सबमिशन। यहाँ पर एक बात मैं आपको साफ तरीके से बता दूँ, आई थिंक ये जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये चीज़ नहीं थी, इस बार ये इंक्लूड की गई है कि जो आपको एडिशनल टाइम मिलेगा, मान लो आपका 4 आवर तक कंप्लीट हो चुका है और आपको जो आपका आंसर अपलोडिंग था वो आंसर अपलोड नहीं हो पाया, ओके, इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी नेटवर्क इशू की वजह से या किसी भी अदर इशू से, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम एट अ टाइम आपको स्क्रीनशॉट लेना है उस चीज़ का जहाँ पर आपका आंसर अपलोडिंग दिखाने में जो भी एरर दिखा रहा है वो एरर का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बिकॉज वो स्क्रीनशॉट आपको आगे ईमेल में लगाना होगा। इन केस अगर आपका आंसर अपलोड नहीं होता है तो आपके लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, दैट मीन्स 3 + 4 आवर बाद का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा ईमेल सेंड करने के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए 30 मिनट्स हैं वो दिव्यांग के लिए यानी कि PWD कैटेगरी के लिए 60 मिनट्स हैं, ओके। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, वो है इफ़ नॉट अपलोडेड ऑन टाइम। ये बहुत ही बड़ा इशू है बच्चों के अंदर आज कि अगर आपका आंसर टाइम पर अपलोड नहीं होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और कभी किसी टीचर को फ़ोन करते हैं, कभी कॉलेज में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आपकी इस प्रॉब्लम का पहले से आंसर दे देती हूँ। अगर आपका आंसर अपलोड नहीं हो पाता है किसी भी इशू से, चाहे वो नेटवर्क इशू है या पोर्टल का कोई इशू है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप ईमेल एज द लास्ट ऑप्शन। आपको लास्ट ऑप्शन क्या रखना है, ईमेल में आपको अपने आंसर शीट्स करनी है सेंड, ठीक है। आंसर शीट्स एज रिजल्ट इज डिलेड फॉर ईमेल आंसर शीट्स। ये चीज़ भी मैं आपको पहले से बता दूं बिकॉज इस साल का जो दिसंबर एग्जामिनेशन का, नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट आया उसमें जिन बच्चों ने अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन में आंसर्स को लेट सबमिट किया था उनके रिज़ल्ट में अभी तक वो मार्क्स एडिट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप इनको ईमेल करेगा, वरना आपका जो रिज़ल्ट हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकता है। उनके जो मार्क्स हैं अभी तक नहीं बताए गए हैं बिकॉज उन वाले आंसर शीट्स की पूरी अच्छे से जांच की जाएगी कि किस वजह से वो लेट हुए हैं और क्या क्या जो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगाए क्या वो वैलिड हैं या नहीं। तो उसके लिए पूरी कमेटी अलग से बनाई हुई है ड्यू ने और वहाँ पर उनकी पूरी की पूरी जांच चल रही है। तो हो सकता है उनका एडमिशन थोड़ा आप लोगों से और ज़्यादा लेट हो जाए, तो प्लीज़ ईमेल को एज लास्ट ऑप्शन ही रखिएगा। आंसर शीट्स आर टू बी ईमेल्ड एट नोडल ऑफिसर ईमेल आईडी। आपको जो भी आपके कॉलेज ने एक नोटिस के अंदर एग्जामिनेशन से पहले नोडल ऑफिसर की आईडी दी होगी, उस आईडी पर आपको अपना आंसर जो है वो विद वैलिड प्रूफ्स स्क्रीनशॉट के साथ आपको उनको ईमेल करना है, ओके। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अपलोड द आंसर शीट ऑन पोर्टल आफ्टर 3 + 1 + 1 दैट मीन्स 5 आवर्स। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 3 + 1 3 + 1 का क्या मतलब है। 3 आवर जो है वो आपकी राइटिंग के हैं, 1 आवर जो है वो आपका अपलोडिंग का है और एक्स्ट्रा 1 आवर जो है वो नॉट अपलोडिंग का है, ओके। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में आफ्टर 4 आवर्स भी, तो 1 घंटा आपको और दिया जाएगा कि आप ट्राई कर सके पोर्टल पर, बट आपको फिर भी उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है बिकॉज अगर फिर भी नहीं होगा तो आपको एक्स्ट्रा हाफ आवर और दिया जाएगा ईमेल करने के लिए अपनी आंसर शीट्स को, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिटेल टू बी एडिड इन ईमेल। अब चलो मान लो आपका एग्जामिनेशन अपलोड नहीं होता है किसी भी प्रॉब्लम से, ओके। अब आपको ईमेल करना है, तो ईमेल में आपको क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, ओके। सो ईमेल में आपको ऐड करना है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। आपका कौन सा डेट है एग्जामिनेशन का, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, वेरी क्रूशियल, नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट मीन्स आपका BCom है या BA ऑनर्स है, ठीक है, कोई भी ऑनर्स है या फिर प्रोग्राम है, आपको उस अपने कोर्स का नाम लिखना है। सेमेस्टर और ईयर, जैसे कि 1st to 6 सेमेस्टर होते हैं ड्यू में, आपको कौन सा सेमेस्टर है, 4th है, 5th है, 6th है, वो लिखना है। ईयर लिखना है, कौन से ईयर का सेमेस्टर चल रहा है। यूनिक पेपर कोड, जो आपके क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर आपका एक पेपर कोड आता है वो आपको लिखना है। एंड टाइटल ऑफ द पेपर दैट मीन्स आपके सब्जेक्ट का क्या नाम है वो आपको वहाँ पर लिखना है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ,
ये सारी जो भी डिटेल्स हैं ये आपको उनको भी लिखनी है जिनका नॉर्मली तरीके से अपलोड हो जाएगा। जो आपका आंसर शीट होगी ना, एवरी क्वेश्चन के फर्स्ट पेपर पर आपकी ये सारी डिटेल्स वहाँ पर ज़रूर आएंगी। बिकॉज एग्जामिनेशन को कैसे पता चलेगा, एग्जामिनर को क्या आपका क्या रोल नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, ठीक है। तो ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपको अपने फर्स्ट पेज पर लिखनी है आंसर लिखने से पहले। जैसे कि आपके 4 आंसर हैं तो आपको चारों आंसर का पहला पन्ना यानी कि पहला पेज जो होना चाहिए वो विद इसी इन्फॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। ओके, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट आपके लिए सारी गाइडलाइंस बतानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 पूरी डिटेल के साथ बता रही हूँ ताकि आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। वो है नो, एक सेकेंड, वो है नो पर्सनल डिटेल्स इन ईमेल ईदर रीज़न फॉर नॉट अपलोडिंग द आंसर शीट्स ऑन पोर्टल। तो यहाँ पर वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप अपने नोडल ऑफिसर को अपने आंसर शीट का ईमेल भेजोगे उसमें आपको अपना किसी भी तरीके का कोई पर्सनल डिटेल्स में आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर नहीं आता है। ओके, पर्सनल डिटेल्स मतलब आपकी जो निजी चीज़ें हैं जिनका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो वो पर्सनल डिटेल्स आपको ईमेल में कुछ भी सेंड नहीं करनी है। अटैचमेंट्स भी उन्होंने यहाँ पर बता रखी हैं कि आपको क्या क्या अटैच करना है ईमेल में। क्वेश्चन पेपर, जिस भी सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन पेपर है, ओके, पीडीएफ ऑफ द आंसर शीट्स, जो भी आपके आंसर्स अपलोड नहीं हुए हैं उनका आंसर शीट, क्वेश्चन वाइज स्क्रीनशॉट एज प्रूफ दैट वाई आंसर शीट वॉज नॉट अपलोडेड ऑन पोर्टल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बाई चांस आपका आंसर जो है अपलोड नहीं होता है तो प्लीज़ आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रखना है एज अ प्रूफ, बिकॉज वो आपको ईमेल में लगाना पड़ेगा और उसकी जांच होगी बाद में बाय कमेटी, तभी वो आपको चेक करेंगे कि क्या वो आपका रीज़न वैलिड है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो वैलिड नहीं होता है तो प्लीज़ आपका जो भी एरर आएगा आपको उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। सो नेक्स्ट चलते हैं, इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जामिनेशन। अब ये मेरी पर्सनल टिप्स हैं आपके लिए, ये मैंने गाइडलाइन से अलग बताने की कोशिश करी है कि आपका एग्जामिनेशन किस तरीके से आप बेहतर बना सकते हो। ये ना सिर्फ ओबी के लिए, बाकी एग्जामिनेशंस के लिए भी है। अगर आप फिजिकल मोड में देते हो तो भी इन टिप्स को आपको फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। वो आपके ऊपर है आप इनको मानते हो या नहीं, बट ये कुछ टिप्स मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए तो इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है सॉरी। प्लीज़ नोट योर टाइम वाइल आंसरिंग, सॉरी यहाँ पर आंसरिंग की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आंसरिंग एवरी क्वेश्चन। ओके, तो आपको अपना आंसर करते टाइम एवरी आंसर का आपको टाइमिंग देखनी है कि आपका कितने टाइम में एक आंसर अपलोड हो रहा है या फिर कितने टाइम में आपको एक आंसर राइटिंग में टाइम लग रहा है। बिकॉज अगर आप एक ही क्वेश्चन पे आप अपने 2 आवर लगा दोगे तो बचे 1 घंटे में आपके बाकी क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ आपको अपने एवरी आंसर पर ध्यान देना है कि कितना टाइम लग रहा है आपको आंसर राइटिंग में, और टाइम को सुटेबली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कितने आंसर को आपको कितना टाइम देना चाहिए। ओके, सेकेंड जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी वो है डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन पीडीएफ मेकिंग। काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं, नहीं ये एंगल ठीक नहीं आया है दोबारा से लेंगे। एंगल तब आप उसको दोबारा लीजिए अगर आपको कोई टेक्स्ट कट रहा है, आपको लग रहा है कि आंसर रीडिंग में एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो सकती है, बट बार बार ऐसा मत कीजिए। देखो बॉर्डर आ रहा है, आपके पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है किसी भी तरीके से, तो बार बार पीडीएफ मेकिंग में आपका जो है बहुत ज़्यादा बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन पीडीएफ मेकिंग। एक नॉर्मल पीडीएफ मेकिंग बनाइए बस, जिससे एग्जामिनर आपका आंसर को पढ़ सके। ओके, डोंट मेक ओवर एफर्ट्स इन प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। ये मेरी खुद की गलती रही है, इसीलिए मैं आपको पहले से एक टिप देना चाहती हूँ कि ओवर एफर्ट्स प्रेजेंटेशन में मत डालिएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं स्केच पेन्स का, हाईलाइटर्स का स्केल लेकर ड्रॉ करने बैठ जाते हैं पूरे आंसर शीट्स में। लाइनिंग के लिए भी, छोटे छोटे वर्ड को लाइन करने के लिए भी वो आंसर का स्केल का हेल्प लेते हैं। ओके, उससे क्या होता है आपका टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है एक ही आंसर का प्रेजेंटेशन बनाने में। सो इसलिए ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए। हाँ, जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको सिर्फ नॉर्मली है अपने जो भी पेन या पेंसिल है उससे हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्जामिनर के उस पर ध्यान जाए। ओके, ट्राई टू यूज़ बुलेट पॉइंट्स इन आंसर। इससे क्या होता है, 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है जो है वो है आपका टाइम बच जाता है, बिकॉज जब आप पैराग्राफ में आंसर्स को लिखते हो तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और यहाँ पर जो मैं आपको सेकंड टिप बताना चाहूँगी, सेकंड टिप है कि बुलेट पॉइंट्स जब आप लिखते हो तो एग्जामिनर की सीधी
जो नज़र होती है वो आपके पॉइंट्स पर जाती है कि इस बच्चे को इस आंसर के बारे में कितने कितने पॉइंट्स ये बना सकता है, इससे बच्चे की नॉलेज पता चलती है एग्जामिनर को। ओके, उसके बाद है अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि मैं आपके लिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरी लाइंस को इसलिए अंडरलाइन किया बिकॉज ये सारे ही मेन पॉइंट्स मैं गाइडलाइंस में से निकाल के लाई थी और ये मेरी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इसलिए मैंने उनको हाईलाइट किया है। ओके, आप भी इस तरीके से अपने आंसर में जो मेन फैक्ट्स होंगे, जैसे कि डेट होता है, कोई जगह का नाम होता है, किसी फिलोसोफर का नाम होता है, राइटर का नाम होता है, बुक का नेम होता है, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हो बिकॉज वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और उन पर जब एग्जामिनर की सीधी नज़र जाती है तो एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे में कितना नॉलेज है। उसके बाद हम आते हैं, राइट योर एग्जामिनेशन रोल नंबर ऑन द टॉप ऑफ शीट एंड सिग्नेचर एट द बॉटम ऑफ योर कॉर्नर। ये इसलिए है ताकि मान लो आपका कोई भी जो शीट है वो मिसप्लेस हो जाता है तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये रोल नंबर कौन से बच्चे का है। ओके, सो इसलिए आपका, जैसे कि आपका 4 पेज में आंसर आया तो आपको हर पेज पर सबसे टॉप पर एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख देना है जो भी आपको डीयू ने दिया है और सबसे नीचे उसमें सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर इस बात के लिए प्रूफ होता है कि वो आंसर आप ही ने लिखा हुआ है और वो आंसर शीट आप ही की है, आपने किसी और को कॉपी नहीं किया है। ओके, सो ये बातें आपको ध्यान देने वाली थी और मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया अपना इस वीडियो में देने के लिए ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे एग्जामिनेशन से पहले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक बूस्ट मिलता है आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो एजुग्रैबर, जहाँ पर मैं अपनी सारी वीडियोज़ की PPTs और वीडियो वहाँ पर डालती रहती हूँ और आपको OBE के पोर्टल का मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर जिन बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।